गई थी पीएम उदय योजना। हम सब जानते हैं कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत ओनरशिप ट्रांसफ़र मॉर्गेज के अधिकार रेजिडेंट्स को दिए गए थे और उस सारी योजना के तहत अब तक लगभग 40,000 कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप जारी हुए, पर बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी जिसके कारण से ये सारा काम स्पीड में नहीं चल पा रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम में के चलते लेआउट प्लान को स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी, जिससे भवन स्वीकृति और रेगुलराइजेशन संभव नहीं हो पा रही थी। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी अर्बन मिनिस्ट्री केंद्र सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने दिल्ली की इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए जहां हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज़ में लगभग 50 लाख जनसंख्या रहती है, लगभग 10,000 मैं कहूं कि परिवार, 10 लाख परिवार लगभग यहाँ पे हम मानते हैं, उन सभी परिवारों की समस्या को संज्ञान लेते हुए शानदार योजना आज आई है, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज इन दिल्ली ऑन एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे आज यहाँ पे लाया गया है। और दूसरी योजना जिसमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD नीति के माध्यम से सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा, ये दो योजनाएं जो आज केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में लागू की गई है, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय खट्टर साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से कि आपने आज एक असंभव सा दिखने वाला काम दिल्ली के लिए किया है। कुछ फ़र्क जो पहले से अब में है उसका मोटा खाका मैं बताती हूँ, उसके बाद माननीय मंत्री जी उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। मैंने बताया कि लगभग 50 लाख बेनिफिशरीज इसमें पूरी योजना में लाभान्वित होंगे। जो अभी तक कन्वेंस डीड बनी थी 40,000, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सारी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। पहले होता था कि 250 स्क्वायर मीटर के भूखंड था जिसके अंदर कोई ना कोई बैठ के उनसे बातचीत करके आगे बढ़ने का अवसर न मिलता, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज, ओवरलैपिंग, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, DDA, MCD, NDMC, LNDO, दिल्ली जल बोर्ड, तो ऐसे कई तरह के और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी था। बहुत प्रयत्न करके सभी संस्थाओं को ऑन बोर्ड लाए। उसमें दिल्ली सरकार, हमारी बहन जी ने भी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हमारे बाकी अधिकारियों ने पूरी उसमें रुचि ली। DDA की समस्याओं को हल करने के लिए हमारे LG साहब, हमारे DDA वाइस चेयरमैन, इसी प्रकार से LNDO, MCD में हमारे अभी कमिश्नर नए आए हैं संजीव कुमार जी से मेरी बात हुई, मेयर साहब से बात हुई, तो उसमें से हम आगे बढ़े। दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से बात की। सब समस्याओं को एक एक करके आगे ला रहे हैं। कुछ पॉलिसी के मैटर हैं, कुछ लेजिस्लेशन के मैटर हैं, हमको एक्ट में भी चेंज करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी एक्ट्स में तो कोई लंबा चौड़ा भी हमने संशोधन नहीं किया है, जो पहले से एक्ट्स जो हमको अलाउ करते हैं। पावर ऑफ अटर्नी दोनों मान्य है पीएम उदय स्कीम में। अगर उससे भी किसी ने मकान लिया हो तो भी वो, और पोजेशन लेटर हो या लीज डीड का कॉपी हो, इस सब डॉक्यूमेंट से उनको ओनरशिप मिलता है, फिर वो बिल्डिंग रेगुलराइज कर सकते हैं। 1731 में 220 कॉलोनीज ऐसे हैं जो वो जोन में हैं, जो फॉरेस्ट और रिज एरिया में आते हैं। वो जोन में लगभग 90 कॉलोनियाँ हैं और फॉरेस्ट और रिज एरिया में लगभग 61 कॉलोनियाँ हैं, और थोड़ा बहुत कॉलोनीज जो 51 कॉलोनीज ऐसे थे जो क्राइटेरिया में नहीं आता, 1/6/2014 का पहले नहीं बने थे पीएम उदय जो एक्ट हुआ था उसके मुताबिक, तो वो सब एक्सक्लूड होके 1511 कॉलोनीज है। इसका पूरा बाउंड्री भी निश्चित किया गया है, DDA ने किया है। तो वो सब लोग अभी 24 तारीख से, बिकॉज वो पोर्टल को ऑगमेंट करना पड़ेगा, जो 24 तारीख से पीएम उदय पोर्टल अभी भी चालू है, अपना ओनरशिप के लिए आज भी लगा सकते हैं, बट उसका नेक्स्ट स्टेप दैट इज एकदम पीएम उदय पोर्टल में से इनको कन्वेंस डीड या सरकारी ज़मीन या DDA का ज़मीन हो, अगर उसमें भी ओनरशिप दिया गया है
जो उनके ऑलरेडी बांधकाम हो गया है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और उसके बाद वो ऑथराइजेशन स्लिप या कन्वेंस डीड लेके वो एमसीडी पोर्टल में अपलोड कर सकता है अपना बिल्ड फॉर्म और उसका अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये दोनों अभी साथ में चलेगा। जिनका ऑलरेडी हो गया 40,000 लोग लगभग ऑलरेडी अपना ओनरशिप राइट्स पाए हैं, वो लोग सीधे सीधे स्वगम पोर्टल में 24 अप्रैल को अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी भी पीएम उदय पोर्टल चालू है, अभी डीडी के पास है, बट ये जीएनसीटीडी अभी ले लेंगे, एक आध महीने में ये ट्रांसफर हो जाएगा। बट अभी पब्लिक के लिए आज भी वो पीएम उदय पोर्टल खुला है और डीडीए एप्लीकेशंस ले रहा है। तो ये दो चीज़। और अगर कोई वेकेंट प्लॉट है, नया बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं अपने प्लॉट में अकॉर्डिंग टू द बाई लॉस, वो भी मंजूरी दिया जाएगा, लेआउट प्लान की अपेक्षा नहीं की जाएगी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस। अब इसमें इतना ही है, अगर 6 मीटर रोड तो मिनिमम रखा है, अगर 4 मीटर रोड है वहाँ तो एक तरफ 1 मीटर इनको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे तरफ दूसरा जो बांधेगा वो 1 मीटर छोड़ेंगे जब भी वो रीडेवलप करेंगे, ताकि वो 1 मीटर का भी एफएआर उनको दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो नया बांधकाम होगा जो रोड का विरुद्ध छोड़ेंगे, आफ्टर ऑल अर्बन एरिया में जमीन पे जितना बांधकाम हो सकता है उतना ही उस जमीन का वैल्यू है, तो वो उनका वैल्यू नहीं घटेगा, उनको थोड़ा छोड़ा रास्ता मिल जाएगा। ये जो भी रीडेवलपमेंट में आएंगे ये भी इनके लिए भी ये लागू पड़ेगा, ताकि लोग अपना कॉलोनीज या क्लस्टर्स, पूरे कॉलोनी आने की जरूरत नहीं, इवन एक क्लस्टर बन के आए कि हम ये 15 मकान रीडेवलप करना चाहे तो ये भी देखा जाएगा और अप्रूव किया जाएगा। अगर रीडेवलपमेंट का खाली प्लॉट है वो भी किया जाए। वो अपलोड होती है, जो लैंड खरीदता है या प्लॉट खरीदता है उसके ऊपर वो महंगा हो जाता है। और जो प्राइवेट कॉलोनाइजर होते हैं वो कहीं भी ज़मीन खरीदी और बाद में उसे 80% 85% तक उसको लैंड को यूज़ कर लेते हैं और गलियाँ 10-15% में छोड़ करके अपना काम चलाते हैं। उनको पब्लिक की जितनी यूटिलिटीज़ होती हैं, पब्लिक की सर्विस होती हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती, वो करता नहीं। तो इसलिए वो सस्ता होता है। उस सर्विस के अभाव में लोग सस्ती चीज़ को खरीद लेते हैं और बाद में वो चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि अब इसका सड़कें भी बनाओ, इसमें सीवरेज भी डालो, इसमें ये भी डालो, वो भी डालो। जो उनको रेगुलर कॉलोनीज के माध्यम से पैसा देना था, चार्जेस देने थे, उसको ना दे करके प्राइवेट कॉलोनियाँ बन गई, अनऑथराइज हो गए और फिर चीज़ें सड़क पर निकलते हैं और जनता सरकार के ऊपर डालती है। ठीक है, सरकार अपने जो भी उसके साधन होते हैं उसके अंदर जितना भी संभव होता है, वो फिर पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनका अपना एक सोचने का तरीका बन जाता है, उसमें जितना संभव कराते हैं। ये लंबा चलता है, तो सिलसिला लगातार चल रहा है। मैं लगातार हरियाणा में भी देखता रहा, यहाँ भी देख रहा हूँ, वही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा स्टेप्स उठाए जाए कि ये चीज़ आगे बंद हो। उसमें से मैंने आपको कहा कि हम 1521 कॉलोनी कर रहे हैं, इस 1521 कॉलोनीज में आगे और फर्दर इसकी अनऑथराइज डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए हमने एनफोर्समेंट जो सेल है, खास करके एमसीडी का और डीडीए का भी, उसको मजबूत किया गया। मजबूत करने के बाद आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज की मैपिंग और फिर आने वाले हर 2 महीने में मैपिंग, ये ऐसा बड़ा विषय है कि इस पर हमारे अधिकारियों को विचार करने में भी शायद लगभग 1 महीना लग गया। इसको कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसमें हमारी रिक्वायरमेंट होगी। आज तैयारी हम करके बैठे हैं कि हम 2 महीने में उसका दोबारा से मैपिंग करा करके, और आजकल 3D मैपिंग जो ड्रोन की है, उसमें अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर का भी कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया एक्स्ट्रा तो वो पॉपअप हो जाएगा। इसलिए उसको तोड़ने का काम ये ज़रूर किया जाएगा। और नई कंस्ट्रक्शन विदाउट प्लानिंग कोई करेगा तो उसको तोड़ा जाएगा। और पहले भी जो नॉर्म्स में खास करके एफआईआर के नॉर्म्स हैं, पहले से ऐसी सब कॉलोनी के इलाके 300-350 वो नॉर्म्स पहले बने हुए हैं। अब मान लो उससे भी कैसे पिछले 20-25 साल में 3 करोड़ की जनसंख्या पे आके खड़ा हुआ, जहाँ पे 1731 अनऑथराइज कॉलोनीज, जहाँ पे 675 के करीब झुग्गी कॉलोनीज, जहाँ पे 350 से ज़्यादा गांव और बहुत ही अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट यहाँ पे चला। कहीं पे कोई भी बसता गया, पिछली सरकारों ने कभी इस पे संज्ञान नहीं लिया। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं कि सही मायने में उसको हटा करके फिर से बसाने जैसी स्थिति भी नहीं है। पर इतना जरूर मैं कहना चाहूँगी कि आज जो ये मूव हुआ है, ये पहला कदम है एक प्लान्ड डेवलपमेंट की ओर, एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट की ओर। हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से
लगातार दिल्ली को एक सिस्टमैटिक प्लान डेवलपमेंट देने की ओर आगे बढ़ रही है। हमने पिछले साल भी अपने बजट में 700 करोड़ रुपए अनऑथराइज कॉलोनीज में डेवलपमेंट के लिए दिए थे और इस साल के मेरे बजट में भी हमने 800 करोड़ रुपए इन्हीं कॉलोनीज में डेवलपमेंट के लिए दिया है। जहां तक फायर इत्यादि या इंसिडेंट्स की बात है, जो स्थिति पहले थी उससे निपटने के लिए आज सरकार ने और तैयारी की है, बेहतर तैयारी की है। पिछले साल भी हमने अपने फायर विभाग के माध्यम से वो सभी फायर टेंडर खरीदे थे जो कि इस तरह की तंग गलियों में जा कर के मदद कर सकते हैं और इस साल के बजट में भी हमने इसी तरीके आधुनिक फायर टेंडर्स को खरीदने के लिए अपना काम किया है। हर तरीके से जिस प्रकार से भी हम इन कॉलोनीज़ को रिलीफ दे सकते हैं, इनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये ऑथराइज होने से ना केवल इनको मालिकाना हक मिलेगा, बल्कि जिस तरीके की बात है कि भी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ पे लोन ले करके उस पर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के लिए इस तरह के इकोनॉमिक अपना इस जोड़ करके प्रॉपर्टीज़ को मकान वहाँ पे रीडेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पहला कदम है उस और जिससे कि दिल्ली बेहतर रूप में विकसित हो सके। थैंक यू। आपसे मुझे प्रश्न करना है। जो 700 जो कॉलोनी 675 जो अभी जो नोटिस दिए हैं वो रूल मुजब ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन भी दिए जा रहे हैं। कोई किसी ने पूछे थे उसकी बात कर रहे थे लोकनायक के पास ना।